हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास का हमारा एक साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था परमाणु एवं अणु के बारे में, तो हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो परमाणु है, परमाणु को खोजा गया कि सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने हैं। फिर और भी आगे खोज की गई कि उन वो जो कण हैं वो क्या हैं, यानी उनको और कितने छोटे भागों में बाँटा जा सकता है। तो पता चला कि आगे चलकर एक छोटा कण होगा जो परमाणु कहलाएगा, उसके बाद उसको आगे विभाज्य नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य होगा। वहाँ से फिर हमने कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये बताया कि उसको आगे नहीं बाँटा जा सकता, लेकिन धीरे-धीरे यह पता चलता गया कि उसको भी आगे छोटे-छोटे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है और छोटे-छोटे पार्टिकल्स में जो है बाँटा जा सकता है। जब 19वीं सदी की बात चल रही थी, 19वीं सदी के अंदर जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने खोज करना शुरू किया, तो खोज करने पर ये बात सामने आई कि जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण है, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, यानी और छोटे-छोटे कणों में विभाजित किया जा सके। तो वहाँ से पता चला कि जो विद्युत है, जो विद्युत हमारी उत्पन्न हुई है, वो विद्युत उत्पन्न होने के पीछे भी कहीं न कहीं इस एटम यानी कि इस परमाणु की ही भूमिका है, और उसमें ये बात पता चली कि जो परमाणु है वो आवेशित होगा, यानी जो परमाणु हमारा वो आवेशित होता है। तो ये कैसे पता चला? अब देखिए, परमाणु का आवेशित होने के बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं हमारी जनरल लाइफ के अंदर, कि जैसे हम किसी भी कंघे को अगर हम अपने सिर, मान लिया किसी कंघी को अगर हम अपने सिर के पीछे बालों में अगर ऐसे रगड़ते हैं, फिर हम उसके साथ अगर छोटे-छोटे टुकड़े कर रखे हैं कागज़ के, तो उसको उठाने की कोशिश करें तो वो उसके साथ चिपक जाते हैं और उठ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कई बार कि जो गुब्बारा होता है, उसको अगर आप किसी भी कपड़े के साथ ऐसे अच्छे तरीके से उसको अगर आप रब करते हो, उसको रगड़ते हो, तो किसी और जगह पर, मान लिया किसी और सरफेस के ऊपर जब उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो वो चिपक भी जाता है कई सरफेसेस के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि ऐसा हो जाए? क्योंकि ये बात पता चली कि जो ये आवेशित क यानी जो हमारा कण है, जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, वो आवेशित हो सकता है। आवेशित कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या वो दे दे, ठीक है? लेकिन तब तक ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का पता चला हो, प्रोटॉन का पता चला हो, या उस एटम का के बारे में पता चला हो, इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है। तो उस समय पर यही खोज जारी रही कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी जो आपका एटम है, वो किस प्रकार से, यानी जो परमाणु है, वो किस प्रकार से विभाज्य किया जा सके। तो आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी-अपनी धारणाएँ दी। लेकिन उसके बाद जो है जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आते हैं। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसे एक ट्यूब ली, ऐसे एक ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम था, मतलब कोई भी उसके अंदर माध्यम नहीं था, निर्वात था। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ऐसे 2 प्लेट के रूप में एक एनोड और एक कैथोड। देखिए, एनोड और कैथोड है क्या, ये आपको हायर क्लासेस में समझने को मिलेगा, लेकिन बस आप यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा कि ये कैसे है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है कैथोड। क्या कहलाता है? कैथोड। और ये हमारा क्या कहलाता है? एनोड। ठीक है, तो यानी ये तो कहलाएगा एनोड और ये कहलाएगा कैथोड। अब हुआ क्या कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ से ऐसे बीम जो होता है, यानी कि एक जैसे प्रकाश की किरण होती है, ऐसे जा रहे थे
इस तरफ से, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा इस केस में कि इस तरफ से उस तरफ, एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जो है कुछ पार्टिकल जा रहे हैं और जो ऋणावेशित हैं, यानी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित हैं। तो ऋणावेशित हैं, जैसे यहाँ पर मतलब जैसे बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाते ही यहाँ से क्या हुआ, और ये जो कैथोड है ये बना होता है जैसे एल्यूमिनियम की कोई सरफेस ले लिया, इस तरह की चीज़ों से। तो यहाँ से क्या देखा कि जो है बीम, यानी कि जो होता है ना, जो किरण होती है, जैसे प्रकाश की किरण होती है, वैसे वैसे जा रही थी, और ये पता चला कि वो जो है वो ऋणावेशित हैं। क्या है? ऋणावेशित हैं, और उन्हीं को नाम दिया गया कि वो इलेक्ट्रॉन है। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कैथोड की, इन्हें बोला गया कैथोड किरणें। कैथोड किरण की उन्होंने क्या किया? खोज की, और वहां से उनको पता चला कि ये ऋणावेशित थी। क्या थी? ऋणावेशित, यानी उन पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था, और उनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो ये बात पता चली कि किसी भी, क्योंकि देखिए ये अगर ये एक प्लेट है तो ये परमाणुओं से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। अगर हमने करंट दिया तो किस प्रकार से ये बाहर आए, जो ऋणावेशित जो छोटे छोटे और कण थे ये बाहर कैसे आए, इसके द्वारा उनको पता चला कि ये जो बाहर आए हैं ये किसी न किसी तरह से, जैसे ही बाहर आए तो ये जो हैं ये ऋणावेशित हैं, नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर। और ये जो हमारा एक बीम बन रहा है, जो एक पूरी की पूरी किरण बन रही है, ये कैथोड किरण कहलाई, क्योंकि कैथोड की तरफ से निकले, और इन्हीं को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। और किसने बताया इसके बारे में? जे थॉमसन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है। फिर आगे चलकर 1886 के अंदर, कितने में? 1886 में फिर और आगे चलकर प्रोटॉन की खोज हुई। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद 1886 में, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसी प्रकार प्रोटॉन की खोज हुई कि प्रोटॉन होगा। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की जो खोज हुई, प्रोटॉन की जो खोज हुई, प्रोटॉन की खोज की गई थी यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज की उन्होंने जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की गई थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इसी तरह से एक क्या लिया? ट्यूब ली, जिसके अंदर ऐसे ही एनोड और कैथोड थे। लेकिन उन्होंने अब की बार क्या देखा? उन्होंने देखा कि एनोड की तरफ से, किसकी तरफ से? एनोड की तरफ से ऐसे क्या आ रहे होंगे? एक बीम आ रहा है, यानी एक जैसे प्रकाश की किरण होती है वैसे किरण आ रही है, और उनको नाम दिया गया केनाल किरणें। क्या का नाम दिया गया? केनाल किरणें। केनाल किरण नाम दिया गया। तो ये जो केनाल किरण थी, इन्हीं को आगे चल के बोला गया प्रोटॉन। क्या बोला गया? प्रोटॉन। कि ये प्रोटॉन से मिलकर, मतलब प्रोटॉनों की ये किरण होती है, प्रोटॉन नाम दिया गया। और इसके ऊपर आवेश होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। तो ये किसने बताया? ई गोल्डस्टीन ने इसके बारे में बताया कि एनोड की तरफ से, यहाँ कैथोड बोला गया, कैथोड किरण बोला गया, इसीलिए इनको कैथोड रे बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोटॉन की खोज के द्वारा के दौरान जो है, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया? एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर एनोड की तरफ से उन्होंने एक ऐसी किरण का ऐसा बीम देखा, ऐसी किरण देखी जो धनात्मक जो है कणों से मिलकर बनी थी, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी, और उनको नाम दिया गया प्रोटॉन का। ठीक है। उसके बाद बात, ये कितने में खोज हुई? ये हमारी खोज हुई थी 1886 में। किसमें? 1886 के अंदर। फिर बहुत समय बाद, काफी समय बाद आगे चलकर न्यूट्रॉन की खोज की गई। किसकी खोज की गई? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट आए। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। उन्होंने कैसे? उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे उन, जो हमारा एक परमाणु होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा जो है न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन वो न्यूट्रॉन क्या होंगे? वो अनावेशित होंगे। अनावेशित का मतलब क्या है?
कि उन पर कोई चार्ज नहीं होगा, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो उनके ऊपर धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, वो न्यूट्रल होते हैं, अनावेशित होते हैं। हाँ, उनका क्या होता है, अनावेशित होते हैं, ये बताया। और दूसरी बात बताई कि द्रव्यमान होता है, उनका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको खोज लिया गया। फिर आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का एक और प्रोटॉन पर प्लस का एक आवेश होता है। यहां पर आवेश लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, उन पर कोई आवेश नहीं होता, उन पर कोई भी आवेश नहीं होता। द्रव्यमान की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का नगण्य होता है, प्रोटॉन का एक होता है और न्यूट्रॉन का भी एक होता है। तो ये हो गया इनके बारे में। अगर हमें इस टेबल को याद रखना तो इस तरह से टेबल याद रख सकते हैं, उनके द्रव्यमान के बारे में और साथ में उनके आवेश के बारे में। कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है -1 और नगण्य होते हैं, उनके ऊपर उनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है +1 और द्रव्यमान होता है 1। और न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर आवेश होता है 0 लेकिन द्रव्यमान 1। देखिए ये वैसे बताया गया है सिर्फ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आवेश देखें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वो आप याद रख सकते हैं क्योंकि वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्यों, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के आधार पर रखा गया है ये चार, क्योंकि ये आवेश होता है। तो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन पर आवेश, तो ये इसके बराबर ही होता है, लेकिन सिर्फ इसके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाता है और ये इतना ही रहता है। ठीक है, और ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो 2000 गुना ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा उससे प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना ज्यादा होगा, लगभग 2000 गुना उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य लिया गया और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो एक ले लिया गया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, फिर खोज यह जारी हो गई कि ये किस प्रकार से अरेंज होंगे, किस प्रकार से ये सजे होंगे किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर। कि कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से ये मूव करते हैं या नहीं करते, किस प्रकार से इसके अंदर होते हैं, अरेंजमेंट कैसी होती है, इस सारे चीज़ों के ऊपर आगे चलकर खोज की गई। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है अपनी अपनी धारणाएं दी, अपने अपने मॉडल, पूरे के पूरे एक मॉडल बनाकर दिखाया। मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, किस प्रकार से प्रोटॉन होंगे और किस प्रकार से न्यूट्रॉन जो है एक परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। अगर हम एक बात और ध्यान दें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, किसी भी परमाणु का अगर कुल द्रव्यमान देखा जाए तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है वो नगण्य माना जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होगा। उसका कुल द्रव्यमान जो निकल कर आएगा वो प्रोटॉन पर निर्भर करेगा और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है सिर्फ। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। आज हमने इसका सिर्फ बेसिक क्लियर किया है कि इलेक्ट्रॉन क्या, कैसे पता चला प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, और कितना कितना इनके ऊपर आवेश होता है और किस प्रकार से इनको देखा जाता है। तो ये था इनके बारे में। जो इनके मॉडल जो हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।